आज के इस छोटे से सेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम पैटर्न के बारे में क्लास 10th का। तो आप लोगों से जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका 70 मार्क्स का आने वाला है, यानी कि 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट जो आपका रहेगा वो रहेगा 30 मार्क्स का। अगर थोड़ा सा दिमाग से चलेंगे तो ये 8 नंबर हम आज तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये देखो अनसीन पैसेज आपका आया, कितना छोटा सा अनसीन पैसेज मिलने वाला है आपको, है ना। उसके अंदर आपके जैसे बहुवैकल्पिक प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 1, 2। हमें ये देखना है कि परीक्षा में कौन सी बुक से या पोएट्री से किस तरह के प्रश्न आते हैं, और ज़्यादा ध्यान हम उन्हीं पर दें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादिच आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस छोटे से सेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम पैटर्न के बारे में क्लास 10th का। तो क्लास 10th के अंदर किस तरह के कितने क्वेश्चन हमें दिखाई देने वाले हैं एग्जाम में, और किस बुक से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, राइटिंग से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, रीडिंग में क्या एमसीक्यूज पूछे जाएंगे या फिर हमें आंसर लिखने होंगे, ये सारा का सारा डिस्कशन आज के हमारे इस लेक्चर में होने वाला है, इस सेशन में होने वाला है। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम पैटर्न 2026 को। तो आप लोगों से जो क्वेश्चन पेपर आएगा आपका 70 मार्क्स का आने वाला है, यानी कि 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट जो आपका रहेगा वो रहेगा 30 मार्क्स का, यानी कि क्वेश्चन पेपर जो आपका बनेगा एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर, वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 70 अंक का रहने वाला है। उसमें सबसे पहला आपका जो टॉपिक आएगा वो रीडिंग आएगा, यानी कि आपका एग्जाम पैटर्न टोटल 4 भागों में बटा हुआ है, 4 सेक्शंस में बटा हुआ है, ए बी सी एंड डी। तो ए सेक्शन हमारा जो है वो रहने वाला है रीडिंग सेक्शन, और रीडिंग सेक्शन जो है टोटल 10 मार्क्स का रहने वाला है, 10 अंकों का रहने वाला है। एक उसके अंदर आपके अनसीन पैसेज आएगा, जिसके अंदर 3 एमसीक्यूज आने वाले हैं। एमसीक्यूज का मतलब हो गया बहुवैकल्पिक प्रश्न। देखो भाई, हमें वैसे भी इंग्लिश लिखने में कोई बहुत ज्यादा रुचि है नहीं, हमारा मन ही नहीं होता इंग्लिश लिखने का। तो कुछ ऐसा मिल जाए कि भैया हमें इंग्लिश ना लिखनी पड़े या कम से कम लिखनी पड़े, और आसानी से हम अपने प्रश्न पत्र में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। उसके लिए सबसे धांसू चीज मैं बताऊं स्टेट बोर्ड वालों के लिए अगर कोई होती है ना, तो वो एमसीक्यूज होते हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं। जो सही विकल्प है उसको केवल आपको ओएमआर शीट में भरना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो एक आएगा आपका अनसीन पैसेज, जिसके अंदर आपके 3 एमसीक्यूज रहने वाले हैं, 1 अंक के 3 रहेंगे। फिर एक और अनसीन पैसेज आएगा, जिसके अंदर फिर से 3 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये 3 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एक शब्द, सॉरी, यहां पर आप एक शब्द, एक वाक्यांश या एक वाक्य लिख करके अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और ज्यादातर हम इसे देखते हैं कि ये जो हमारा प्रश्न होता है, इसे हम लोग पैसेज में से कॉपी पेस्ट करते हैं। पैसेज में एक वाक्य दिया गया है, उस वाक्य के शब्दों को हम मैच कर लेते हैं प्रश्न के शब्दों से, और हमें पता चल जाता है कि भाई ये प्रश्न है और इसका उत्तर इस पूरे पैसेज में से ये वाला वाक्य है, इस वाक्य से उत्तर बनेगा। तो या तो हम उस वाक्य को ही पूरा उतार लेते हैं, नहीं तो प्रश्न में जो एक आध शब्द पूछा होता है या वाक्यांश पूछा होता है, केवल उस वाक्यांश को लिख देते हैं, तो भी हमें मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा तनाव वाला नहीं है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, ठीक है। और एक वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, और वोकेबलरी तो आप लोग जानते ही हो, हम लोग पहले ही तैयार करते हुए चल रहे हैं, चैप्टर 1 से ही हमने स्टार्ट कर दिया है। हर चैप्टर के खत्म होते ही, यानी कि जैसे ही मैं पाठ पढ़ाता हूं, पाठ पढ़ाते के साथ ही सबसे पहला सेशन जो आता है वो वर्ड मीनिंग का ही आता है, जिसमें आपको शब्दार्थ बताए जाते हैं। न केवल आपको पढ़ाया जाता है, बल्कि आपको अभ्यास का मौका भी उसमें दिया जाता है। अभी अभ्यास के लिए हम लोग मैच द फॉलोइंग जो है उसका प्रयोग कर रहे हैं। एक तरफ अंग्रेजी शब्द लिखे होते हैं, एक तरफ हिंदी शब्द लिखे होते हैं,
सारे शब्दार्थ पढ़ने के बाद आपको हमारे साथ ये अभ्यास करना है कि कौन से अंग्रेजी भाषा के शब्द का हिंदी अर्थ सही है। ठीक है, तो एक वोकेबलरी यानी शब्दकोश से संबंधित एक वहां प्रश्न आता है। फिर आ जाता है आपका सेकंड यानी कि बी पार्ट या बी सेक्शन, जिसमें आपके राइटिंग स्किल्स होती है 10 मार्क्स की। ठीक है, 10 मार्क्स कैसे, तो 4 मार्क्स की तो आपकी आएगी क्या, एक एप्लीकेशन जो कि फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर के साथ में आएगा, यानी कि एक आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी या फिर एक फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर लिखना होगा। तो फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर लिखने में जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं कि हम अच्छा सा लेटर लिख पाए, 4 अंकों के हिसाब से लेटर लिख पाए और हमारे पास ना शब्द कम पड़े ना आइडियाज कम पड़े, उसके लिए हम क्या करते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर जो होता है यानी कि जो पैराग्राफ्स होते हैं उन्हें 4 भागों में बांटकर लिखते हैं। वो 4 भाग मैं आपको बताऊंगा कि भैया पहला भाग जो है वो इंट्रोडक्शन रहता है, दूसरे भाग में हम एज इट इज सिचुएशंस को लिखते हैं, तीसरे भाग में हम जवाब देते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, हम पत्र क्यों लिख रहे हैं, इस बात का जवाब देते हैं, और चौथा भाग जो है वो लीव टॉकिंग का रहता है। इन 4 भागों में बेसिकली बटा हुआ रहता है। तो अगर 2-2, 3-3 लाइन भी चारों भागों में लिखें तो भी हमारा बहुत अच्छा खासा लेटर तैयार हो जाता है या एप्लीकेशन तैयार हो जाती है। फिर है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, वर्णनात्मक पैराग्राफ, एक ऐसा पैराग्राफ जिसमें आपको एक वर्णन लिखना होता है। रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है, आर्टिकल हो सकती है। वन ऑप्शन बेस्ड ऑन गिवन वर्बल इनपुट, अनदर ऑन फिगरेटिव इनपुट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखना होता है और ये 6 मार्क्स का होता है। तो अगर ये 80 से 100 है और यहां पर 6 अंक आपको दिए जा रहे हैं, यहां भले वर्ड लिमिट ना दी गई हो, लेकिन मान के चलो कि अगर आप 60 वर्ड्स टू 80 वर्ड्स में भी लिख देते हो, इसे 60 से 80 शब्दों में भी अगर आप इसे लिख देते हो, बहुत शानदार तरीके से आपका काम हो जाएगा और वो लिखना हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आपका आ जाता है ग्रामर, और ग्रामर जो है आपकी 15 अंक की आने वाली है। 15 मार्क्स आपके 15 मार्क्स जो रहेंगे वो ग्रामर के रहेंगे, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट आता है इंटरजेक्शन। ये 8 आपके पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न बनेगा। एक टेंस से संबंधित, एक आर्टिकल से, एक रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस का मतलब क्या है, एक वाक्य है जिस वाक्य के 4 भाग हैं और उनको आगे पीछे कर दिया गया है। अब आपको उस वाक्य को सही क्रम में वापस लिखना है, और सबसे अच्छी बात है आपको लिखना नहीं है क्योंकि एमसीक्यू आएगा। तो 4 विकल्प आपको दिए गए रहेंगे, आपको केवल ये चूज करना है कि इन 4 में से कौन सा विकल्प सही है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है स्पेलिंग। तो स्पेलिंग से रिलेटेड भी आपका प्रश्न रहेगा। एक अंक के कुल 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और 5 अंकों के का ये पूरा का पूरा पोर्शन रहेगा। 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑफ नरेशन, वॉइस एंड पंक्चुएशन। नरेशन का मतलब हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वॉइस का मतलब हो गया एक्टिव पैसिव वॉइस, और पंक्चुएशन का मतलब जो यहां पर हम इंटरजेक्शन पढ़ते हैं ना, इंटरजेक्शन में हम यही पढ़ते हैं, कहाँ कॉमा लगता है, कहाँ कॉलोन लगता है, कहाँ सेमी कॉलोन लगता है, कहाँ फुल स्टॉप लगता है, कहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। ये सारा का सारा जो पोर्शन है ये पंक्चुएशन का पोर्शन कहलाता है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो टोटल यहां आपसे कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2-2 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे। टोटल 6 अंक आपके यहां रहेंगे। ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आपको ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद करना होगा एक छोटे से पैसेज का हिंदी से अंग्रेजी भाषा में। 4 वाक्यों का पैराग्राफ रहेगा, छोटा सा पैराग्राफ रहेगा, ठीक है, जो आपका 4 अंक का आने वाला है। इस तरीके से आप देखेंगे तो 6 and 4 10 and 5 15 मार्क्स की आपकी ग्रामर होने वाली है। तो भैया अब तक हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारा रीडिंग हो गया 10 मार्क्स का जो बहुत इजी रहेगा। राइटिंग स्किल्स की आप हमारे साथ तैयारी करेंगे, फॉर्मेट हमारे साथ सीखेंगे, इंग्लिश लिखना आप हमारे साथ सीखेंगे, और ग्रामर के अंदर आपको ये जो 5 अंक है ये तो एमसीक्यू बहुवैकल्पिक प्रश्न में मिल जाएंगे। ये जो आपके अंक है 6 अंक, इसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, एक वाक्य में परिवर्तन करने होंगे, और लास्ट आपका आ जाएगा 4 नंबर का ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आप केवल टेंस के आधार पर भी करेंगे ना तो बहुत आसानी से आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। बहुत कठिन या बहुत
ऊंचे लेवल का ट्रांसलेशन नहीं आता है। ठीक है, अब आ जाइए भैया लिटरेचर। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, साल भर किताब को पढ़ते रहते हैं। साल भर क्या करते हैं, किताब को पढ़ते रहते हैं। हमें यहां पर यह समझना जरूरी है कि 70 मार्क्स का हमारा पेपर है, उसमें से 35 मार्क्स 35 मार्क्स की आपकी बुक्स हैं। बुक्स का मतलब दोनों बुक्स। ठीक है, इसमें आपकी फर्स्ट फ्लाइट भी आ गई, फुटप्रिंट विदाउट फीट भी आ गई। अब जब फर्स्ट फ्लाइट आ गई तो फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स भी आ गए, फर्स्ट फ्लाइट की पोएट्रीज भी आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लाइट हमारी 35 में से कितने मार्क्स की है, 23 मार्क्स की है, 23 मार्क्स की है। ठीक है, तो यहां पर बुक्स को हम चाहें तो 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, या ऐसा लिख लेते हैं कि भाई 35 मार्क्स की आपकी रीडिंग आ गई, प्लस आपका राइटिंग आ गया, प्लस आपका ग्रामर आ गया। ये 3 चीजें मिलकर के 50% मार्क्स की है। और अब जो 35 मार्क्स बचे उसमें आपकी 23 मार्क्स की तो आ गई आपकी फर्स्ट बुक, और 12 मार्क्स की आ गई आपकी सेकंड बुक। सेकंड बुक का मतलब हो गया फुटप्रिंट विदाउट फीट। अब ये जो 23 मार्क्स हैं, इन 23 मार्क्स को भी हम 2 जगह डिवाइड कर सकते हैं। 23 मार्क्स में से 15 मार्क्स का आपका जो आएंगे वो आएंगे चैप्टर्स। और अब कितने बचे इसके अंदर, अब बचे टोटल आपके 8 मार्क्स। 8 मार्क्स की आपकी आ जाएगी पोएट्री। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है मार्क्स में। ओके, 2 एमसीक्यू बेस्ड आएंगे गिवन एक्सट्रैक्ट, यानी कि एक किताब में से कोई भाग दिया जाएगा फर्स्ट फ्लाइट में से, और उससे संबंधित 2 आपसे बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। 3 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लेसन्स। ठीक है, फिर आपको लेसन में से कोई 3 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, तो ये 3 और 2 टोटल आपके 5 तो यहां पर हो गए एमसीक्यू पहली किताब में से, यानी कि इन 15 मार्क्स में से 5 मार्क्स तो आप बहुवैकल्पिक प्रश्न में ही ले लेंगे। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो लगभग 30 से 40 शब्दों में होंगे। ठीक है, 30 से 40 शब्दों का मतलब हो गया 3 to 4 लाइन्स। हम सामान्यतः एक लाइन को 10 शब्द मान के चलेंगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 6 नंबर का। फिर 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा जो लगभग 60 वर्ड्स में आएगा, तो यहां पर 6 लाइन्स रहेंगी। ध्यान रखना, सामान्यतः क्या होता है कि जब ऐसे बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं तो 2-3 छोटे प्रश्नों को मिलाकर एक बड़ा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो वहां पर आपके लिए जवाब देना आसान हो जाता है। मान लीजिए लेंचो के संबंध में आपसे 3 बातें पूछ ली गई। लेंचो के साथ क्या दुर्घटना घटित हुई, उसके बाद उसने क्या किया, क्या अंत में उसे धन की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। अब ये 3 प्रश्न हैं, 60 में उत्तर देना है। अगर मैं एक एक प्रश्न का उत्तर 20-20 शब्दों में भी दूं तो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर 60 शब्दों में तो वैसे ही बन रहा है। लेंचो के साथ होने वाली घटना का विस्तृत वर्णन कीजिए, तो इसका मतलब मुझे पूरा चैप्टर मिल गया। अब मुझे पूरे चैप्टर को अगर मैं समरी भी लिख के आ जाऊंगा तो भी 60 से 80 शब्द तो आराम से बनेंगे। तो इसलिए जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत ज्यादा चिंता रहती है कि इसे कैसे लिखा जाए, उसकी चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है, प्रश्न आपको वो अवसर प्रदान करता है कि आप बहुत आसानी से उत्तर लिख सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। फिर पोएट्री 8 मार्क्स की आपकी हो गई, इसमें फिर से आपको 2 एमसीक्यू मिल गए और 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिल गया पोएट्री पर, जो 30 से 40 शब्दों में लिखना है। 3 नंबर आ गए। 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन सिलेबस। कोई भी, यानी कि ये विकल्प में आएगा कि आप कोई भी 4 लाइन की कविता याद करके चले जाइए। मेरी मानिए ना, तो आप केवल एक कविता याद कर लेना। आपकी एक कविता है फॉग नाम की, या तो आप फॉग याद कर लीजिए या आप डस्ट ऑफ स्नो याद कर लीजिए। ये 2 ऐसी छोटी छोटी कविताएं हैं जो आप बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, ये 2 कविता भी अगर आप याद कर लेते हैं, 2 पोएट्री भी अगर आप याद कर लेते हैं, तो ये 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं लाइंस की बात करूं तो फोग जो है वो 4 लाइंस में है, डस्ट ऑफ स्नो जो है वो लगभग 8 to 9 लाइंस में। लेकिन अगर आप सेंटेंसेस की बात करेंगे तो ये टोटल ही 1 या 2 सेंटेंस है, और ये यहां पर 3 या 4 सेंटेंस है। 3-4 सेंटेंस या 1-2 सेंटेंस भी अगर आप याद करते हो तो आपका ये सेकंड वाला जो ऑप्शन और में आएगा, और का मतलब हो गया विकल्प मिल गया, ये वाला आपका क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। देन कम्स सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। तो जितनी भी पोएम होंगी उन सबके सेंट्रल आइडियाज में आपको करवाऊंगा। ठीक है, अगर
थोड़ा सा दिमाग से चलें तो ये 8 नंबर हम आज तैयार कर सकते हैं। बात सुनने में बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन अजीब है नहीं। ये 8 नंबर आप चाहो तो आज तैयार कर सकते हो। मैंने आप लोगों के लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था 2025 का जो क्वेश्चन पेपर था, उस समय में मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने सारी पोएट्रीज के सेंट्रल आइडियाज करवा दिए थे। आप अगर चाहो तो जाकर के, वो मुश्किल से 1.25 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, वो अगर आप देखोगे तो उसमें आपको सारे सेंट्रल आइडियाज मिल जाएंगे। और सारे सेंट्रल आइडियाज में से आप जो सेंट्रल आइडिया एग्जाम के लिए तैयार करना चाहो बहुत मस्ती से तैयार कर सकते हो, आज तैयार कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। सेकंड, आपको मैंने बता दिया है कि ये वाले जो 3 नंबर है, इसके लिए ये 2 पोएट्री याद करनी है, आप चाहो तो आज याद कर सकते हो। 2 एमसीक्यू आने हैं एक्सट्रैक्ट पर बेस। एक्सट्रैक्ट पर बेस का मतलब क्या हो गया कि आपको ऊपर कविता दी जाएगी, उस कविता को देख करके फिर आपको 2 एमसीक्यू सॉल्व करने। तो भैया देखो, ऊपर से पढ़कर नीचे आंसर लगाना, इतनी चीटिंग तो हम लोग जानते ही हैं, इतनी बेईमानी तो हम लोग आज तक करते आ ही रहे हैं कि भाई साहब, अगर ऊपर हमें एक किताब दे रखी है कि ये लो किताब, और क्वेश्चन पेपर दे रखा है कि ये लो साहब क्वेश्चन पेपर, इसमें आंसर लिख दो, तो क्या किताब देख करके भी आंसर नहीं लिख पाएंगे? क्या लिख लेंगे भाई, उसमें इतना क्या है? और एमसीक्यू है, साफ लिखा हुआ दिखेगा, कोई टेंशन ही नहीं है। अब आ जाओ भैया फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी आपकी सेकंड बुक। सेकंड बुक में टोटल आपके 12 मार्क्स बनने वाले हैं। 5 एमसीक्यू रहेंगे एक एक नंबर के। 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 30 से 40 शब्दों में 3 नंबर का। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा लगभग 60 वर्ड्स में 4 नंबर का। तो ये मान के चलो, ये 5 नंबर तो फोकट के हैं, ठीक है। और ये 2 चीज हैं जिसके लिए हमें तैयारी करनी है, जिसके लिए हम प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो ये टोटल 17 पॉइंट्स में आप लोगों का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो डिवाइडेड रहेगा। चिंता मत करो, भी क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा आप लोगों को। जो 2025 का क्वेश्चन पेपर है उसको हम देखने वाले हैं, लेकिन उसको हम देखें उससे पहले हम एक बार ये देख लें कि पिछले साल हम लोगों ने क्या किया, या हमारे स्टूडेंट जो है, लर्न एंड शेयर के स्टूडेंट जो हैं, उन्होंने इंग्लिश में क्या किया। तो हमारे फैमिली के, हमारे लर्न एंड शेयर फैमिली के कुछ टॉपर्स रहे, जैसे अभिषेक है 94 मार्क्स लेकर के आए थे इंग्लिश में। फिर मणिकांत है जो 93 मार्क्स लेके आए थे, सचिन के 93 थे, नैतिक जो है 92 थे, आयुष के 91 थे, रुद्रांश के 91 मार्क्स थे, फिर कुमारी के 91 थे, अर्जुन के 91 थे, अनुष्का के 90 थे, गुंजन के 90 मार्क्स थे, शुभम के 90 मार्क्स थे, प्रियांशु के 90 मार्क्स थे, है ना, अंशिका के 90 मार्क्स थे, और निशा के 90 मार्क्स थे। तो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर, अगर आप देखेंगे, ये केवल यूपी बोर्ड के हैं। यूपी बोर्ड से अदर बोर्ड्स में आप जाएंगे तो स्टूडेंट 95 98 तक भी लेके आए हैं, लेकिन यूपी बोर्ड की हम बात करें तो यूपी बोर्ड में हमारा जो स्टूडेंट है अभिषेक, उसने मैक्सिमम मार्क्स जो है 94 गेन किए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिस समय में हम लोग रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे थे उस समय में वो हमें रिजल्ट भेज नहीं पाए थे, बाद में उन लोगों ने भेजा था, लेकिन तब तक हमारा रिजल्ट डिक्लेरेशन वाला काम पूरा हो गया था, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि भाई क्वेश्चन पेपर कैसा देखने को मिलने वाला है। तो आप अगर साल भर, मतलब पूरे एग्जाम तक अगर आप सही तरीके से हमारे साथ जुड़ करके पढ़ाई करते हैं, आप विश्वास मान के रखिए आपके साथ कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला, कहीं कोई घाटा आपको नहीं महसूस होगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं 2025 का, फटाफट से इसको देखेंगे। सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। 2 भागों में डिवाइडेड है हमारा क्वेश्चन पेपर, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर 20 एमसीक्यूज हैं, 1 मार्क का 1 है। तो हमने जहां जहां देखा है एमसीक्यू 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 एमसीक्यू, वो सारे एक साथ पूछे जाएंगे, ठीक है। जो आपको ओएमआर शीट के अंदर आपको आंसर देना है। ओएमआर शीट क्या होती है आप लोगों को बताया जाएगा। ओएमआर शीट को कैसे फिल किया जाता है, उसमें क्या सावधानियां रखनी होती है, कहां किस तरह से कौन सी गलती नहीं करनी है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी, ठीक है। फिर आप यहां आ जाइए, पार्ट ए, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस। हर प्रश्न पे निर्देश दिए गए, उन्हें पढ़िए। मार्क योर आंसर और गिवन ओएमआर शीट, जो आपको ओएमआर शीट दी गई है उस पर आंसर टिक करना होता है, मतलब गोले काले करने होते हैं। डू नॉट इरेज, किसी चीज को मिटाइए मत, कट मत कीजिए, किसी को काटिए मत किसी चीज को। यूज वाइटनर ऑन ओएमआर शीट आफ्टर आंसरिंग, और अगर आपने एक बार गलत उत्तर दे दिया है तो आप उस पर वाइटनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि एक बार कोई गोला आपने ब्लैक कर दिया तो उसे मिटा करके वापस व्हाइट नहीं कर पाओगे, ठीक है। मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन अगेंस्ट देम, जहां क्वेश्चन है उसके सामने उसके अंक दिए गए हैं। पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर रहेंगे 50 मार्क्स के, और सारे क्वेश्चन जो हैं बी पार्ट के वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे।
सबसे पहले देखिए, ये देखो अनसीन पैसेज आपका आया, कितना छोटा सा अनसीन पैसेज मिलने वाला है आपको, है ना। उसके अंदर आपका जैसे बहुवैकल्पिक प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 1 2। अब जैसे यहाँ पर एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड, अब डिस्ट्रेस्ड का क्या मतलब होता है, वह किस अवस्था में था। वीक का अपोजिट क्या होगा, वीक का मतलब कमजोर, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर अब आपका ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 to 8, जो आपके किससे संबंधित होने वाले हैं, ग्रामर से संबंधित। आई एम प्राउड डैश माई स्टूडेंट, यहां पर आपको प्रेपोजिशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका ये आ गया मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, यानी कि रीअरेंज करना है इसको, ठीक है। तो देखिए यहां पर चिल्ड्रन सम टू शेयर देयर लव टॉयज, तो अब यहां पर इसका सही क्रम क्या होगा, सम चिल्ड्रन लव टू शेयर देयर टॉयज बन गया। फिर नो सूनर देन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनेगा, तो नो सूनर के साथ कंजक्शन में हमेशा देन का प्रयोग होता है, THAN, नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है। फिर यहां पर मिस स्पेल्ड, कौन सा शब्द जो है उसकी स्पेलिंग गलत है ये आपको बताना है। उसके बाद में वन हु कैन नॉट स्पीक, ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, हिंदी में बोलते हैं गूंगा, इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे, तो डम बोलते हैं उसे, गूंगे को, ठीक है। ब्लाइंड का मतलब अंधा, लेम का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो लूला हो, डेफ का मतलब बहरा हो, ठीक है। सेकंड आपका फिर से आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 10, यानी कि 2 क्वेश्चन आने हैं जो आपके सीन पैसेज में से आएंगे। ये देखो, अगर आप अब हमारे साथ अभी जब आप पढ़ेंगे तो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे वलीअम्माई वाला, ठीक है। तो उस वलीअम्माई वाले चैप्टर के अंदर वो शहर घूमने जाती है बिना घर वालों को बताए, मतलब बहुत मस्ती वाला चैप्टर है वो, तो उससे रिलेटेड ये MCQ पूछे गए हैं। 2 बहुवैकल्पिक प्रश्न आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। फिर आपका आ गया अगला कि डेमोक्रेसी इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, अब ये आपके नेल्सन मंडेला सेकंड चैप्टर में से आ गया, कौन से साल में हुए थे डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कितने साल की थी वैली। पोएट वॉज अ मदर डक एंड अ डैश स्वान, ये आपके 4th चैप्टर में से आएगा, जो एने फ्रैंक है, द डायरी ऑफ एने फ्रैंक यंग गर्ल, ठीक है, तो उसके बारे में है, उससे आ गया। फिर ये आपका आ गया फायर एंड आइस, जो आपकी पोइट्री है उससे रिलेटेड MCQs आ गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहां पर MCQ आ जाएंगे सेकंड बुक से रिलेटेड, यानी आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट से रिलेटेड आपके 4 जो है आने वाले हैं MCQs, जहां पर पहला आपका आ गया अनिल वाले चैप्टर में से, दूसरा आ गया रिचर्ड एब्रिट मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट से, थर्ड आपका आ गया भोली से, फोर्थ आपका आ गया ट्रिम्प ऑफ सर्जरी से, ओके, और फिफ्थ आपका आ गया द नेकलेस से। तो ये 5 आपके ये आ गए। तो कुल मिलाकर के जहां हमने अलग अलग, अभी पेपर स्कीम ने हमने देखा ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग MCQs बता रखे हैं, लेकिन जब MCQs पूछे जाएंगे पेपर में तो 1 से लेकर 20 तक सारे एक साथ पूछे जाएंगे, अलग अलग नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। पहली चीज ये क्लियर है। दूसरा आ गया अब आपका ये B पार्ट, जिसमें आपको सारे आंसर खुद से लिखने पड़ेंगे। तो ये आ गया आपका गौतम बुद्धा वाला चैप्टर, ठीक है। अ सरमन एट बनारस आपके चैप्टर का नाम है, उससे रिलेटेड ये आपके 4 क्वेश्चन है जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। व्हाई डिड द पुअर विमेन गो टू द बुद्धा, ठीक है। अब ये देखो, once a poor woman came to Buddha to ask him whether he could give her any medicine to restore her dead child to life। तो अगर हम चाहें तो यहां से भी लिख सकते हैं to ask for any, यहां से ले सकते हो any medicine to restore her dead child to life। बस अगर मैं इतना भी उठा करके यहां आंसर की तरह लिख दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने कहा था ना, शब्द, वाक्यांश या फिर वाक्य लिख करके भी आपका काम यहां पर हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। राइटिंग में आपके लेटर आ गया और लेटर के साथ में एप्लीकेशन आ गया, दोनों चीजें हम तैयार करेंगे। फिर ये आ गया डिस्क्रिप्टिव आपकी राइटिंग, अ बिजी मार्केट, एक व्यस्त बाजार जो है उसके बारे में आपको बताना है। आप बाजार का नाम बता सकते हैं, वहां कैसा डेकोरेशन है, वहां क्या क्या सामान बिकता है, कस्टमर्स ग्राहकों के बारे में, ट्रैफिक कितनी भीड़ भाड़ है, इट्स इंपैक्ट इसका क्या प्रभाव पड़ता है, योर सजेशन, और आप अपनी तरफ से अपने सजेशन लिख सकते हो। अब देखो 100 से 80 वर्ड लिखने हैं, अगर मैं इन सब को 15-15 20-20 शब्दों में भी बताऊं एक एक चीज को भी, तो भी मेरे 100 वर्ड्स आराम से हो जाएंगे। फिर आपको अ विजिट टू अ जू, आप एक जू में घूमने गए, यहां पर भी आपको हिंट दिया गया है, नाम क्या है जू, एक जू क्या होता है, कहां पर है, लोकेशन क्या है, जू कहां पर था, एनिमल्स कौन कौन से देखे, बर्ड्स कौन कौन से देखे, रेप्टाइल्स कौन कौन से देखे, और निष्कर्ष आपको निकालना है। अब आ जाइए ग्रामर में। ग्रामर में ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, दूसरा क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस का, तीसरा क्वेश्चन पंक्चुएशन मार्क का। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ लोगे तो यहां तो पंक्चुएशन मार्क अपने आप ही लग जाएगा, क्योंकि ये देखो
मोहन सेड टू सोहन, यानी कि यहां पर जो ये पंक्चुएशन मार्क लगे हुए हैं ना, कॉमा लगा है, ये यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं, फुल स्टॉप लगा है, अगर इन सबको यहाँ पर ढंग से लगा दिया जाए तो भी हमारे 2 मार्क बन गए यहाँ पर। भारत एक विकासशील देश है, ये तेजी से उन्नति कर रहा है, बढ़ती जनसंख्या और कीमतें बड़ी समस्याएं हैं, इन्हें नियंत्रित करके हमारा देश महान बनेगा। इस तरीके से ये 4 लाइन का एक पैसेज है जिसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन में जब टेंस पढ़ाऊंगा तो टेंस के साथ में ट्रांसलेशन भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। लिटरेचर में 30 to 40 वर्ड्स ईच आपको लिखना है। पोस्टमास्टर वाला, पोस्टमैन वाला, पहला आपका चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर लेटर टू गॉड से आपके क्वेश्चन आ गया विकल्प में। सेकंड भी आपका लेटर टू गॉड में से है, ये भी विकल्प में आएगा, ठीक है। अब आपको इन 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है 60 शब्दों में। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन गया, ओके। ये आपका पोएट्री रिलेटेड क्वेश्चन है, डस्ट ऑफ स्नो, और या फिर कोई भी जो आपके प्रश्न पत्र में दी गई है कविता, उसे छोड़ करके किसी अन्य कविता की 4 लाइनें आपको लिखनी है, ठीक है। फिर सेंट्रल आइडिया, ये तो हम पहले ही तैयार कर लेंगे, इसको तो हम पहले ही हर पोएट्री के साथ करते हुए तैयार चलेंगे। इस 3 नंबर को तो मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 30 to 40 वर्ड्स, वापस आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए। मैम ल्यूसिल है द नेकलेस चैप्टर से, और ट्रिकी वाला चैप्टर यानी कि ट्रिम्प ऑफ सर्जरी से है। फिर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा भोली में से, और या फिर द थीफ वाले चैप्टर में से, ओके। ये आपका टोटल क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ओके। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो गाइस एक एक पार्ट को अगर हमें पता है कि किस भाग से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन से पार्ट से किस तरह का क्वेश्चन जो है हमारा बन सकता है, अगर हम इसे ध्यान से डे 1 से ही पढ़ते हुए चलें, अननेसेसरी हर चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारा डेटा पढ़ना जरूरी नहीं है। हमें यह देखना है कि परीक्षा में कौन सी बुक से या पोएट्री से किस तरह के प्रश्न आते हैं, और ज्यादा ध्यान हम उन्हीं पर दें तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो गाइस ये एक नई शुरुआत है आप लोगों के साथ, और विश्वास रखते हैं हम लोग कि आप लोगों का पूरा सहयोग, पूरा प्रेम हम लोगों को मिलने वाला है, और इसी प्रेम के और इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और डेफिनेटली इससे भी बहुत शानदार शानदार रिजल्ट्स हम 2026 के क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम में देखने वाले हैं। और नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट आएगा, एनुअल रिजल्ट, वो इससे बहुत बड़ा होगा इंग्लिश का। इसमें बहुत सारे नाम होंगे, और शुरुआत जो होगी वो 100 मार्क्स से होने वाली होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। आई विल सी यू सून, बाय, टेक केयर।